सोचता था कि ऐसा भी वक्त आया कि लोग बोले नहीं ये कॉमेडी छोड़ के भी और कुछ कर सकता है। टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक कहानी जो वर्थ हो इस सीक्वल को आगे ले जाने के लिए। जब पिक्चर अच्छी होगी ना तो लोग पैसे देकर चले जाएंगे देखने के लिए, फिर टिकट प्राइसेस मायने नहीं रखती। चक्रव्यूह रचा जा चुका है और इस चक्रव्यूह के मोहजाल में फंसने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 मई को रेड 2 आ रही है और जिसे लेकर आ रहे हैं एक ऐसे फिल्म मेकर जो झारखंड के एक छोटे शहर से आए हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियां निकाल कर लाते हैं। और दूसरी तरफ हैं ऐसे वर्सटाइल एक्टर जिनकी लिगेसी में ही ज़मीन से जुड़े रहना लिखा हुआ है। मेरे साथ हैं राजकुमार गुप्ता जी और रितेश देशमुख भाऊ। कैसे हैं आप दोनों? बस हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। और ट्रेलर देख के हर तरफ मतलब आपकी तारीफ हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें क्रिमिनली अंडररेटेड एक्टर आपको बताया गया, वर्सटाइल एक्टर, जो कि मैं हमेशा से आपको बोलता रहा हूँ। और जब ऐसे डायरेक्टर उस विधा को, उस टैलेंट को पहचानते हैं, तो फिर मनोहर भाई, दादा भाई निकल के आते हैं। क्या फील कर रहे हो जिस नहीं, समय आप हम ट्रेलर पे बात क्या कर है रहे ना कि 22 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। पहले 10-12 साल इसी में गए कि आप उसी तरह के रोल करते हैं, वहीं फिल्में होती है। तो ये कभी सोचता था कि ऐसा भी वक्त आया कि लोग बोले नहीं ये कॉमेडी छोड़ के भी और कुछ कर सकता है। जब राज जी जैसे डायरेक्टर्स आते हैं, कास्ट करते हैं, इतने बेहतरीन रोल में आपको सबसे पहले देखते हैं, फिर ऑफ़र करते हैं और जब लोग सराहते तो अच्छा लगता है कि ठीक है, देयर समथिंग मोर टू यू देन कॉमेडी। हालांकि मैं कॉमेडी बहुत पसंद करता हूँ, पर मोर देन एनीथिंग आई लव एक्टिंग। और जब यू गेट टू वर्क विद पीपल लाइक राजकुमार गुप्ता, इट जस्ट मेक्स इट इवन बेटर। भाऊ, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आप ना पानी की तरह हो, जिस बर्तन में डाल देते हैं उसका आकार ले लेता है। नहीं, आई आई थैंक यू सो मच। मेरा ये मानना है कि मेरी पर्सनैलिटी वैसी है कि मेरा माहौल जिस तरह का होता है मैं उसमें घुल मिल जाता हूँ। तो अगर मेरे डायरेक्टर राज जैसे हैं तो देन आई एम हैप्पी टू बी लाइक हिम, और उनके वर्ल्ड में आना पसंद करता हूँ। चाहे फिर मैं जाकर इंद्र कुमार जी के सेट पे जाऊँ तो फिर मैं वैसा बन जाऊँगा, चाहे फिर किसी और के फिल्म में रहूँगा तो उस तरह बन जाऊँगा। और मैं खुद की तरह उसी वक्त होता हूँ जब मैं अपनी फिल्म में काम करता हूँ। जोक। राज सर, रेड 2 आपके लिए क्या है और इतना वक्त क्यों लगाया? अ, इतना वक्त ऐसा कोई कुछ ऐसा टाइम टेबल तो होता नहीं क्या फ़िल्म किस तरीके से कब बने। टाइम इसलिए लगा क्योंकि एक कहानी जो वर्थ हो इस सीक्वल को आगे ले जाने के लिए। टाइम इसलिए लगा ताकि उस कहानी पे मेहनत की जा सके और ऐसा नैरेटिव फॉर्म और स्क्रीन प्ले लाया जा सके जो वर्थ हो, जो लगे कि हाँ ये एक अच्छी कहानी है जिसको हम बना सकते हैं, जिसमें हम अजय सर जैसे स्टार और रितेश देशमुख जैसे स्टार को हम एक साथ दोनों के को कास्ट कर सकें और अप अगेंस्ट ईच अदर कर सकें, ताकि लोगों को भी इनके कैरेक्टर में मज़ा आए, लोगों को भी वो फ़िल्म वर्थ लगे। तो इसीलिए थोड़ा समय लगा। जहाँ तक रेड 2 की जहाँ तक क्या है रेड 2 एक अच्छी कहानी है जिसमें अच्छे पात्र हैं। जो कुछ पात्रों को आपने फर्स्ट पार्ट में देखा है, जैसे अमय पटनायक जो प्रमुख भूमिका में हैं, अजय जी, उनको देखा है, सौरभ शुक्ला को देखा है, अमित सियाल को देखा है, बाकी लोगों को देखा है, और नए एडिशंस, नए जो लोग हैं, रितेश जी जैसे हो गए एंटागनिस्ट की भूमिका में, और बाकी लोग जो आए हैं, उनको मिलाकर एक अच्छी कहानी बुनने की कोशिश की गई है और एक अच्छी कहानी कहने की कोशिश है, वो है रेड 2। ये इतने प्यारे से जो इंसान है रियल लाइफ में, हालांकि एंटेगनिस्ट भी बहुत कमाल करते हैं जब जब पर्दे पर आए हैं। क्या देखा था आपने जब इनको सोच रहे थे दादा मनोहर भाई के किरदार के लिए? देखिए, ये जैसा इन्होंने कहा, ये 20-22 साल से काम कर रहे हैं और अलग-अलग किरदार में इन्होंने काम किया है। ये बहुत ही मँझे हुए कलाकार हैं। जैसा आपने खुद कहा कि वो पानी की तरह
जैसे डायरेक्टर या कहानीकार उनको ढालना चाहे उस तरीके से ढल जाते हैं, जो कि इनकी एक एक जो सजगता है इनमें, जो एक सिंप्लिसिटी है इनमें, जो ये कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर करने की जो इनकी सिंप्लिसिटी है, और जितने नेचुरल हैं ये, वही मुझे दिखा। ही इज़ अ वेरी नेचुरल एक्टर। ऐसा नहीं है कि वो बैठ के 10 घंटे तक प्रिपेयर करेंगे या कुछ और करेंगे। वो जिस तरीके से अपने पात्र में ये घुस जाते हैं, जब ऐसे हम लोग मजाक करते होते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होता है वो अपने पात्र में कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो वो देखा था मैंने। हमने एक और इससे पहले एक सीरीज़ की थी जिसमें, जो आप भी उस समय भी हमारी बात हुई थी, उसमें हमने साथ में काम किया था। तो उस समय मुझे ये था कि अगर मेरे लिए मुझे और कोई कैरेक्टर होगा ऐसा जिसके लिए मैं इनको अप्रोच कर सकूं तो ज़रूर करूंगा। और वही हुआ। रेड 2 जब आई तो मुझे लगा, पर्सनली मुझे लगा कि ये कैरेक्टर में ये बहुत ही अच्छा निभाएंगे और कहीं ना कहीं इसे कहीं और लेके जाएंगे। तो उसी के बाद जब मैंने इनको नरेट किया, वो कहानी, वो पात्र, इन्होंने भी वही देखा जो मुझे लगा था। और एक साथ मिलकर, उसके बाद जब इन्होंने हाँ कहा, तो एक साथ मिलकर फिर इस कैरेक्टर को हमने डेवलप किया। और आप देखेंगे जो भी कैरेक्टर है वो साथ मिलकर बनाया हुआ कैरेक्टर है। नितीश बाबू, सबसे ज़्यादा इस कैरेक्टर में आपको क्या क्लिक किया? नहीं, सबसे पहले मोर देन कैरेक्टर ना, जब भी मैं कोई कहानी सुनता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहानी क्या, हम कहना क्या चाहते हैं। सब फिर दूसरी बात आती है कि उसे बना कौन रहा है। तो एक तो कहानी बहुत अच्छी थी, बना राज जी रहे थे। तो मुझे क्या था कि मैंने इनके साथ पहले जैसे फिल्म में काम कर चुका था, तो इससे पहले इनके साथ काम करने की इच्छा तो थी, लेकिन काम करने के बाद ऐसा लगा नहीं, ये रिलेशनशिप जो हमारा है, फ़िलहाल अभी एक्टर डायरेक्टर को छोड़कर हम दोस्त हैं। हम बहुत सारे चीज़ों पर अभी बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम फिल्म्स। पर मुद्दे की बात यह है कि जब मुझे कहानी सुनाई गई, उसके बाद उसका मुद्दा समझ में आया। और मुझे ऐसे रोल में पहले किसी ने देखा नहीं था। हालांकि मैंने एक विलन में जब काम किया था तो वो एक कॉमन मैन था, वो भीड़ में खोने वाला इंसान था। मतलब अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर अगर ये खड़ा है तो आपको इसमें कुछ ऐसी खास बात दिखेगी नहीं कि ये स्टैंड आउट कर सके। वो वैसा इंसान था। लेकिन ये इंसान जब ये खड़ा होगा तो भीड़ सामने खड़ी होगी। ये इतना डायनामिक इंसान है, इतनी डायनामिक पर्सनैलिटी उसकी। एक सेल्फ मेड पॉलिटिकल लीडर है, जो जिसकी शुरुआत रास्ते से होती है और मतलब केंद्रीय मंत्री तक वो पहुंचता है। और इतना सारा पावर, और पावर क्या, पावर डर के बहुत बार ऐसा होता है कि आपका पावर और आपकी रिस्पेक्ट डर की वजह से होती है। लेकिन दादा भाई की खासियत ये है कि इसकी पावर और इनकी रिस्पेक्ट लोगों के प्यार की वजह से होती है। और जब लोग इस तरह का प्यार करते हैं, दैट पावर इज समथिंग एल्स। तो मुझे लगा कि दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट दादा भाई हैज़, और जिस तरह वो फिल्म में उसको यूज़ करना शुरू करता है एट वन पॉइंट, दैट कुड बी स्कैरी। मतलब अगर ऑफ कोर्स ये फिल्म है तो हमको पता है कि शुरुआत ऐसा है और इस फिल्म की अंत में इस कदर चीज़ें हो जाती है। बट हैविंग पीपल्स लव और वो पावर आप मिसयूज़ करो तो फिर क्या होता है, वो भी एक। जब आप वो बात कर रहे थे ना कि ज़मीन से उठकर और इतने बड़े लेवल पर पहुंचना और जनता के साथ एक कनेक्ट रखना, तो कहीं ना कहीं आपके पिताजी की मुझे याद आ रही थी। आपके लिए जब आप फिल्म कर रहे थे, क्योंकि आप इस लिगेसी से जुड़े हुए हो, क्या कितना मतलब प्रोसेस में काम आया? नहीं, क्या है, कैरेक्टर काफ़ी अलग है तो आई डोंट थिंक कैरेक्टराइजेशन में कुछ वैसे काम आया। पर वो जो लोगों के बीच का जो माहौल है कि एक पॉलिटिकल लीडर लोगों के बीच में जब खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है, पब्लिक ओरेशन में किस तरह का माहौल होता है। मुझे पता है कि बैक स्टेज में क्या होता है, स्टेज पर चढ़ने के बाद क्या होता है, स्पीच देने के बाद 2 कदम अगर आप नीचे जाओ तो क्या बात हो सकती है, कि मंत्रालय के पावर ऑफ कॉरिडोर में अगर आप चल रहे हो तो इर्द गिर्द क्या बातें होती है। सो मैंने बहुत नज़दीकी से महसूस किया है, बहुत बार देखा भी है। तो ये जब सारे सीन्स हो रहे थे तो कहीं ना कहीं उस बात का एहसास था। पर हाँ, जहाँ तक लीडर्स का है तो
आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू मीट अ लॉट ऑफ लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस, जिनके अपने अपने तौर तरीके, अपना एक स्वैग है। किसी से कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी का ठहराव अच्छा है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में किसी की एक सादगी है जो वहाँ से उठाई, मतलब एरोगेंस में भी एक सादगी होती है। तो अननोइंगली बहुत सारे लोगों से एक धागे उठाए हैं, पर ऐसा नहीं कह सकता मैं कि जो किरदार मैंने प्ले किया है वो हूबहू किसी और की तरह है। राज सर, आप ना ओरिजिनल कहानी के लिए जाने जाते हो, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला, ज़मीन से निकाल के लाते हो। फ्रेंचाइजी आप मतलब उम्मीद जो रहती है दर्शकों की वो फ्रेंचाइजी की नहीं रहती, लेकिन आपके साथ दो ऐसे स्टार्स हैं जो फ्रेंचाइजी के लिए जाने जाते हैं, वो स्टार्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजी हिट हुई है, चाहे अजय सर को देख लो या रितेश सर को। इस कॉमनैलिटी को कैसे देखते हो आप, और आपकी जो ये डिफरेंस है उसको कैसे देखते हो? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत, दोनों ने, चाहे अजय सर हो चाहे रितेश लेकिन वो हो, शो शॉट हिट होती हैं जब फ्रेंचाइजी की बात होती है, मतलब ये ये रहा ये है। ये तो खैर क्रॉस ये फिंगर्स आपकी फिल्म नहीं, की हिट हाँ, हो। नहीं, ये थोड़ा मुझे तो ऐसा लगता है कि श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती है हमारी इंडस्ट्री में। बट मैं आपके क्वेश्चन को समझ रहा हूँ। देखिए, हमारे ओरिजिन, जहाँ तक मेरी फिल्मों की बात है, कहानी कहने की बात है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ओरिजिनल कहानी कहने की। इनफैक्ट ये पार्ट 2 अगर है भी तो उसमें भी एक कहानी ओरिजिनल ही है। ऐसा नहीं है कि उसी कहानी को हमने आगे बढ़ाया, वो कहानी उस समय ख़त्म हो गई थी, पात्र को आगे बढ़ाया है। और उस पात्र के इन एंड अराउंड जो दुनिया है, वो ओरिजिनल है। उसी तरीके से एक अलग कहानी कहने की कोशिश की गई है, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर कहानी कहने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स जो प्रोटैगनिस्ट है वो अजय सर, उसका कैरेक्टर वहाँ पे रहा है। जहाँ तक चलने की बात है, तो अगर ऑडियंस आती है देखने के, वी ऑल वांट ऑडियंस टू कम एंड वॉच द फिल्म, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ऑडियंस हम अच्छी कहानियाँ कह कर लाएँ। और अगर ऑडियंस आती है, चाहे वो फ्रेंचाइज़ी देखने के लिए आए, चाहे ओरिजिनल फ़िल्म देखने के लिए आए, उससे बेहतर बात क्या हो सकती है ऑडियंस के लिए, इस बात की फ़िल्म मेकर्स के लिए। और इस बात की बानगी इसी बात से पता चलती है कि जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत कमाल है अभी। और जो शूटिंग की आप बात कर रहे हो कि हाल फिलहाल में जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में आई हैं, लेकिन वो श्योरिटी नहीं रही है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। रितेश भाऊ, आपसे भी और सर आपसे भी, क्या आप लोग को कारण दिखाई देता है कि जो जनता है वो ओटीटी की तरफ ज़्यादा भाव मतलब डाइवर्ट हो रही है और सिनेमा कम आ रही है देखने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि वक्त के साथ सबको ही बदलना है। जैसे आज आप ही को देख लीजिए, दैनिक भास्कर पेपर में था, पे बढ़िया काम चल ही रहा है, लेकिन यू हैव अडेप्टेड टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो ये जो अडेप्टेशन है वो हर मकाम में होना ही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, टीवी की टीआरपी भी गिरी, लेकिन दे हैव फिगर्ड आउट कि हमारा प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी होना चाहिए। उसी तरह फिल्मों का भी ऐसा ही हाल है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत अच्छी तरह मोनेटाइज हो जाती है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं फिर से देता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट का आप देख लीजिए कि टीवी राइट्स बहुत ज़्यादा महंगे बिकते थे, डिजिटल राइट बहुत कम बिकते थे। लेकिन आज अगर आईपीएल है, जो भी हो, तो डिजिटल राइट बहुत ज़्यादा मोनेटाइज होता है और सैटेलाइट राइट उससे थोड़ा कम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बन नहीं रहा है, पैसा बन रहा है, लेकिन पैसा कहीं और बन रहा है। इवेंचुअली आपके हाथ में क्या, तो आज फिल्मों का भी ऐसा है कि थिएट्रिकल एक एवेन्यू तो है ही, पहले सिर्फ थिएट्रिकल था, फिर सैटेलाइट हुआ करता था, अब डिजिटल आ चुका है। तो डिजिटल एवेन्यू और सैटेलाइट का ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ये इन टोटलिटी हमको देखना चाहिए। सबसे पहली बात ये, आपका सवाल ये था कि कहीं झुकाव डिजिटल की ओटीटी की तरफ हो रहा है और सिनेमा की तरफ कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पैंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा डिवाइड आ चुका है कि ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो आप अपने काउच पर बैठकर देखना चाहते हो। अगर वैसी फिल्में रिलीज़ होने लगे तो वो देखेंगे नहीं यार, हम काउच पर बैठ, या फिर भी ऐसा भी होता है कि ट्रेलर आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सोचते नहीं यार, जब आएगी तो मैं देख लूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ट्रेलर बहुत अच्छा हो, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी आप रेज़ कर पाओ अपने ट्रेलर की वजह से। हम कितना भी कुछ प्रमोट कर लें, हम इसी वजह से प्रमोट कर सकते हैं कि ट्रेलर कैसा चला है।
अगर ट्रेलर ठीक ठाक नहीं है, यही इंटरव्यूज 10-15 और बढ़ा लो, पिक्चर का कुछ होने वाला है नहीं। अगर ट्रेलर लोगों को पसंद है, पहले ट्रेलर में लोग डिसाइड करते कि हमें ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। ये सारे इंटरव्यूज उस उनके रिएक्शन के रिमाइंडर के लिए, अरे हाँ यार वो ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, इंटरव्यू देखा मुझे याद आ गया, मुझे टिकट बुक करनी। तो कैपिटलाइज करने के लिए हमको ये करना पड़ता है। इज माय ओपिनियन। नहीं, मेरे लिए जैसा इन्होंने कहा, फ्रॉम फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, फिल्म मेकर पॉइंट ऑफ व्यू, जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उस हिसाब से तो जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें। फ्रॉम अ स्टोरी टेलर, राइटर, डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये मानना है कि मैं बड़ा हुआ हूँ फिल्में देखकर, थिएटर में देखकर। तो मैं कोई भी कहानी लिखता हूँ या कहता हूँ तो मेरी यही इच्छा रहती है कि एज अ फिल्म मेकर मैं ये नहीं सोच सकता कि इस किस मीडियम पे आएगी, क्योंकि मैं एक ही मीडियम की तरफ रुझान है मेरा, क्योंकि उसी से मुझे प्यार था और उसी कारण मैं फिल्म मेकर बना। तो इसलिए अभी भी अगर कोई कहानियाँ हैं तो उसका डिस्टिंक्शन मैं नहीं कर पाता। कि मुझे हमेशा ये लगता है कि ये फ़िल्म मैं लिख रहा हूँ, अगर बनती है, ज़रूरी नहीं हर फ़िल्म लिखे तो बन जाए, लिख रहा हूँ अगर बन जाए तो ये थिएटर में ही रिलीज़ हो। ये हमेशा से अटेम्प्ट होता है। और मैं वही कन्विक्शन के साथ आगे भी कहानियाँ कहना चाहता हूँ। ऑफ़ कोर्स रेवेन्यू मीडियम, ऑफ़ कोर्स फ़िल्म है आपकी थिएटर में भी आएगी, ओटीटी में भी आएगी, सैटेलाइट में भी आएगी। जहाँ तक ऑडियंस की बात है, मैं उम्मीद करूँगा कि जो कहानी हम लोग प्रेज़ेंट करें या मैं प्रेज़ेंट करूँ या ये एज़ अ फ़िल्म मेकर प्रेज़ेंट करें, वो पहले ऑडियंस थिएटर में देखे, उसके बाद जो जहाँ भी रेवेन्यू स्ट्रीम है, जहाँ भी मीडियम है, वहाँ नहीं। एक्चुअली इस सवाल का बैकग्राउंड ये था क्योंकि नेटफ्लिक्स के सीईओ ने ये बोल दिया कि कोविड के बाद से जो सिनेमा गोवर्स हैं उनके मतलब परसेंटेज में लगातार डिक्लाइन हो रहा है और कहीं ना कहीं सिनेमा एक्सटेंड की तरफ बढ़ रहा है। वहीं बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने ये बोला कि जो कहानियाँ हैं वो राइटर्स को हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ज़मीन से कहानियाँ नहीं बन रही हैं। हालांकि आपके ऐसे एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर, रितेश भाव भी वैसे लोगों को प्रमोट करते हैं और खुद वैसी फिल्म बनाते हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बैंड्रा में कहानियाँ बन रही हैं। कुछ और लोगों का कहना है कि फ़िल्म की टिकट्स बहुत महंगी हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि बॉलीवुड भेड़ चाल में चल रहा है। इसलिए ये सवाल कर रहा था। तो इन सब चीज़ों पे आपको नहीं, जो देखिए, सिनेमा जब से बना है तब से ये कहा गया है कि सिनेमा एक्सटिंक्ट हो रहा है। चाहे वो 20s में थी, ग्रेट डिप्रेशन आया तभी हो गई, वीडियो कैसे टीवी टेलीविज़न का निर्माण हुआ तभी हो गई एक्सटिंक्ट, वीडियो कैसेट आए तब इंस्टिंक्ट हो गई। तो ये सिनेमा की एक्सटिंक्शन का सवाल वो जब से सिनेमा बना है तब से होता है। आज जहाँ तक और चीज़ों की बात है, कि ज़मीन से जुड़े रहना, कहीं न कहीं सच्चाइयाँ हैं उन सब चीज़ों में। बहुत सारी जब ये सब सवाल उठते हैं, तो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों में सच्चाइयाँ होती हैं और हमें एज़ एन इंडस्ट्री और एज़ एन इंडिविजुअल स्टोरी टेलर्स, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, राइटर हों, एज़ अ ऑल ऑफ अस, हम लोगों को एक साथ मिल के उस पे सोचना पड़ेगा, उस पे अपना एक जो कहते हैं कि अंदर झाँकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या सच्चाई है, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को और देखना पड़ेगा कि क्या जो सवाल उठ रहे हैं वो करेक्ट हैं और कई हद तक करेक्ट हैं। तो किस तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए, किस तरीके से उस पे काम किया जाए और ऐसा किया जाए कि लोग सिनेमा थिएटर में आकर देखें। मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजी से, लेकिन ये बात भी सच है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो हिंदी डब्ड वर्जन थी बाहुबली फिल्म, 500 करोड़ प्री पैंडेमिक थे। उसके पहले एक भी फिल्म दूसरी ऐसी नहीं बनी जो 500 करोड़ तक पहुंची। पैंडेमिक के बाद कम से कम 5 या 6 फिल्में 500, 600, 700, 800 करोड़ तक गई हैं। मुद्दा ये है कि जब हम कह रहे हैं कि लोग जा नहीं रहे, तो फिर ये धंधा हुआ कैसे? मतलब लोग जा रहे हैं लेकिन ये सोच के जा रहे हैं कि उनको कौन सी फिल्म देखनी है, वरना हम उसी 100, 80 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, 200 करोड़ तक थे, वही करते थे धंधा, या उससे और गिरावट होती। लेकिन पठान ने 500 किए, जवान ने 600 किए, स्त्री 2 ने फिर 600-700 करोड़ किए, छावा ने किए, गदर ने किया,
फिर पुष्पा 2 एनिमल ने किया, तो मतलब ये वेरिड है यहाँ पर। और अगर आप इनके जॉनर भी आप देखें तो एक हॉरर कॉमेडी है, गदर 2 ज़मीन से जुड़ी हुई है, पठान ज़मीन से नहीं है, इट्स फुल ऑन एक्शन फिल्म, जवान इमोशन से जुड़ी हुई पिक्चर है। तो बहुत सारे वेरिड जॉनर्स और एक हॉरर कॉमेडी है। हालांकि जब हम कहते हैं कि सर्टन स्टार्स ओनली कैन become big, with due respect, there are actors, stars in their own right may not be as big as the top league. उन्होंने भी 600-700 करोड़ की फिल्म में दी है। तो इसका मतलब यही है कि जब लोगों को फिल्म पसंद आती है तो वो जाते हैं। वो इसलिए आती है क्योंकि वो ट्रेलर कुछ एक्साइटमेंट, कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट कर पा रहा है। इसका मतलब है कि लोग आज भी फिल्म देखने जा रहे हैं। और ये सारी फिल्में जो मैंने कहा, ये वही जो आपने कहा कि टिकट प्राइसेस बढ़ चुके हैं। जब पिक्चर अच्छी होगी ना तो लोग पैसे देकर चले जाएंगे देखने के लिए, फिर टिकट प्राइसेस मायने नहीं रखती। तो यानी वो 200 का टिकट है तो 200 का खरीदें, 300 का टिकट 300 का खरीदें, करेक्ट है। हमको ये देख, हाँ, फॉर एग्जांपल अगर जवान या कोई भी बड़ी फिल्म जो बड़ा धंधा कर रही है, बड़ा, वो 500 का टिकट रखे, तो मैं अगर छोटी फिल्म है तो मैं उतना नहीं रख सकता टिकट प्राइस। मुझे अपने फिल्म के हिसाब से टिकट प्राइस कम करनी पड़ेंगी। पर कभी कभी कुछ थिएटर्स के भी पैरामीटर्स होते हैं, उसके उनके वजह से टिकट प्राइसेस कम नहीं कर पाते। सो लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई फील इवेंचुअली अच्छी पिक्चर बनाना तो ये सबसे पहली बात है, लेकिन जितना डिफ़िकल्ट अच्छी पिक्चर बनाना है उतना ही डिफ़िकल्ट अच्छा प्रोमो काटना है। अगर आप कितनी भी अच्छी फिल्म बनाओ, बुरा प्रोमो काटोगे तो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। आप बुरी फिल्म भी बना, अच्छा प्रोमो काटोगे तो भी एवरेज निकल जाएगी। रेड 2 के साथ तो हम कह सकते हैं कि उसका प्रोमो अच्छा है, क्योंकि जो मैं ये कह सकता हूँ कि पिक्चर बहुत अच्छी है और ट्रेलर भी अच्छा है। क्योंकि अब समय कम है, सबसे इमोशनल, सबसे ऐसा कोई जो आपको याद आ रहा हो, यादें जो सेट से कुछ बताना चाहोगे आप लोग? आई थिंक मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, इन द सेंस दैट जब काम करते हैं एक साथ 60 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं जो इमोशनल हो जाते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई सीन हो गया, कभी कोई परफॉर्मेंसेस हो गए, तो उस हिसाब से तो काफ़ी मेमोरीज होती है। पर किसी को सिंगल आउट करना इज़ वेरी अनफेयर एट दिस पॉइंट। अब ये अगर कर सके तो नहीं, क्या है कि मेरे लिए ना किसी भी कोई भी किरदार, जब कॉमेडी होता है तो इट्स डिफरेंट, बट जब भी कोई ड्रामा फिल्म होती है या एक एंटागनिस्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस एंटागनिस्ट की भी एक कहानी होनी चाहिए। जैसे जब मैं एक विलन कर रहा था, एक विलन की अपनी एक कहानी थी, उस इंसान की अपनी बीवी, उसकी एक लाइफ, किस वजह से वो बना, वो एक कहानी थी। उसी तरह इस फिल्म में भी दादा भाई की अपनी एक कहानी, अपनी उसकी लाइफ की अपनी कहानी, और वो मुझे बहुत इमोशनल लगती है। तो जब आपने कहा इमोशनल, तो वो एक 2 सीन है जो इस दादा भाई और उसकी अम्मी है, माँ का जो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप मुझे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। हालांकि ये फिल्म उस रिलेशनशिप पर आधारित नहीं है, फिल्म जो आपको ट्रेलर में दिख रहा है वही है, और उसकी जो नींव है वो रिलेशनशिप पर बनी हुई है मेरे हिसाब से। सो फॉर मी, जब आप फिल्म देखें तो आपको इस बात का एहसास हो जाए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत मतलब ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ आप बोलते, क्या मराठी में हम लोग नाड़ बोलते हैं कि नाड़ जुड़ी हुई है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जी जी, तो वही है। आखिर में क्योंकि सबसे सीरियस इंसान आपके साथ, जिनके साथ बहुत अच्छा कैमराडरी भी है आपकी, जी, अजय सर, वो उनके साथ आप काम कर रहे हो और इतने सीरियस हैं सेट पे, वो तो हर कोई दुनिया जग जाहिर है उसके नहीं बारे मुझे में। पता नहीं आप कौन से सेट पे गए थे, मेरे साथ तो कभी सीरियस नहीं थे। वही उसी की बात नहीं, कर नॉट रहा एट ऑल। मैं और एजे हमेशा हम लोग हंसी मजाक बातें करते रहते हैं। हूँ। वो मैं जो निहित है ना उसके पीछे, जो प्रैंकस्टर वाली जो इमेज है, और आपका भी बड़ा खुशनुमा एक अंदाज रहता है, उसके बारे में बताओ। नहीं, अजय और मतलब 20 साल से हम लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये हमारी 4th-5वीं फिल्म है। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छे जानते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र दोस्त हैं वो, और बहुत ज़्यादा समय मैंने उनके साथ बिताया है, ऑन सेट ऑफ सेट। तो
आई क्या है कि एक ऐसा एक्टर जब आपके सामने आता है जो बिल्कुल ही इनसिक्योर ना हो, जो अपने काम में बिल्कुल सिक्योर हो, जो कभी कभी स्टार्स होते हैं तो वो पूरी फिल्म को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, पर अजय इज वन ऑफ दोज रेयर स्टार्स जो पहले फिल्म को देखते हैं, फिर अपने आप को स्टार ने अपने आप को किरदार मानते हैं। बहुत सारे एक सीक्वेंस है बहुत बड़ा फिल्म में, मुझे लगता है शायद इंटरवल के आसपास आता है, जहाँ पर दादा भाई अमय पटनायक की धज्जियाँ उड़ाता है। तो वो सीन उन्होंने अमय पटनायक की तरह किया, अजय देवगन की तरह नहीं किया। तो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द एक्टर हु अंडरस्टैंड्स कि नहीं, अमय पटनायक को अभी ये 3 कदम पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान भारी पड़ रहा है। तो उस तरह के एक्सप्रेशन, ये नहीं है कि मैं अजय देवगन हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, अब ये मुझे 4 लाइन बोला तो मैं ऐसे देख के थोड़ा एटीट्यूड दे दूंगा, नहीं, बिकॉज उससे फिल्म का नुकसान है। तो ऐसा एक्टर जिसको ये पता है कि मैं एज अ किरदार क्या कर रहा हूँ, एज अ स्टार क्या कर रहा हूँ, उसके वजह से अगर फिल्म का नुकसान हो रहा है तो वो कभी नहीं करेगा। फॉर हिम नथिंग इज बिगर देन अ फिल्म एंड दैट्स व्हाट वी लव अबाउट। ये आए और प्रैंकस्टर की बात निकली जी। तो अजय सर ने, दिस इज होली से पहले की इंसिडेंट है, हम लोग शूटिंग कर रहे थे और उस दिन कुछ गुजिया कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था हाँ, और मेरी वाइफ मायरा, शी वाज आल्सो ऑन द सेट। तो वाह। मैं और अजय सर हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं सीन में, हाँ। एंड उधर से कोई गुजिया लेके आ रहा है और सर ने मुझे बोला कि ये गुजिया तुम मत खाना। और ऐसे वो टर्न हुए और मेरी वाइफ दो गुजिया खा रही, उन्हें बोला पर तुम्हारी वाइफ ने खा लिया। एंड उसमें मिला हुआ कुछ, एंड उसके बाद जो मेरी वाइफ हंस रही थी थ्रू आउट द इवनिंग, वो हंसती रही। Oh, I didn't know this. Yeah, it was so funny. My But I God. had to tell her to go to sleep at I night. can imagine. It was हम so, लोग एक- मतलब प्रैंकस्टर की हम लोग एक फिल्म कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पर हमारे अजय और एक दोस्त भी आए थे हैदराबाद से। तो नंबर एक्सचेंज किया, तो एक जो हमारी को स्टार थी उनको बोला सिर्फ नंबर दे दो, तो उसने हाँ प्लीज़ टेक माय नंबर करके दे दिया। अब उसका नंबर था ही नहीं, तो उनका सिम कार्ड चेंज करके अजय, अन्ना, सुनील शेट्टी और हम बैठकर उनको टेक्स्ट मैसेज करे, हाय हाउ आर यू, और वो बाजू में बैठ के टेक्स्ट करे, हमको बता नहीं रहे कि क्या हो रहा है। तो मतलब उसको डिनर के लिए भेज दिया हम लोगों ने। वो रेस्टोरेंट में अकेला बैठा रुक कर, कहाँ कौन आ रहा है कौन आ रहा है, कोई नहीं है। सो यस, ऑल दिस फन थिंग्स हैपन ऑन सेट। वो पराग सर को भी एक बार सुबह सुबह अमिताभ बच्चन सर के यहाँ भेज दिया था उन्होंने 6 बजे वाह, नंबर वही वाला करके। वही कर रहे, वाह ये है।